नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माँ भारती पीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट, हिस्ट्री, यूनिट फर्स्ट और प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ। इसका एक पार्ट हमने लेक्चर 2 में देख लिया था, ये लेक्चर 3 है। तो प्रागैतिहासिक संस्कृतियों की विशेषताओं को हम देख रहे थे, जिसमें से इसका पार्ट 1 जो था उसके अंदर हमने देखा पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति की विशेषताएं, मध्य पाषाणकालीन संस्कृति की विशेषताएं, ये हमने पार्ट 1 में देख ली थी। और इसमें हम देखने वाले हैं नवपाषाणकालीन संस्कृति की विशेषताएं और हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन। तो चलिए शुरू करते हैं। नवपाषाणकालीन संस्कृति की विशेषताओं को जो हम देखेंगे तो इसमें भी पॉइंट वही रहेंगे जो उन दोनों संस्कृतियों में थे: धर्म, सामाजिक जीवन, अर्थव्यवस्था या भोजन, निवास। बस उनमें क्या परिवर्तन आया वो हम इसमें देखेंगे। नव पाषाण कालीन संस्कृति की विशेषताएं। सबसे पहले तो इसके केंद्र देख लेते हैं। जैसा कि हमने उनमें देखा था, उन दोनों में भी यही था। सबसे पहले हमने केंद्र डिस्कस किए थे, कहाँ कहाँ पर ये पाई गई, इसके औजार वगैरह मिले। सर्वप्रथम 1860 में लमेसुरिये ने, ये पुरातत्व वैज्ञानिक हुए, लमेसुरिये, इन्होंने उत्तर प्रदेश की टॉन्स नदी घाटी, इसमें नवपाषाणकालीन सेल्ट नामक औजार प्राप्त किया। सेल्ट औजार था ये प्राप्त किया। जैसे आपको ध्यान आ रहा हो तो हमने पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति का अवशेष सबसे पहले ब्रूसफूड नामक भूवैज्ञानिक ने एक हैंड एक्स प्राप्त की थी तमिलनाडु के पल्लवरम नामक स्थान से। वो 1863 में की थी। ये 1860 में वैज्ञानिक का नाम लमेसुरिये, यूपी जगह है, टॉन्स नदी घाटी है, यहाँ पर औजार मिला सेल्ट। इसके बाद 1872 में विलियम फ्रेजर, इन्होंने दक्षिण भारत का जिला है बेल्लारी जिला, इस बेल्लारी जिले से अनेक उपकरण प्राप्त किए। नवपाषाणकालीन सामग्री कश्मीर, सिंधु प्रदेश, मतलब सिंधु नदी जहाँ बहती है उसके आसपास का क्षेत्र पूरा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, बंगाल, असम, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि में उपलब्ध हुई है। 1947 में ब्रह्मगिरी, कर्नाटक, ब्रह्मगिरी नामक स्थान से नवपाषाणकालीन सेल्ट हड्डी के सुआ, जो सिलने के लिए सुआ काम आता है, बड़ा वाला जो हम बोरे वगैरह सिलते हैं उस तरह का, ठीक है। तो नवपाषाणकालीन सेल्ट हड्डी का सुआ और पाक भांड मिले हैं, खाना बनाने के बर्तन। कश्मीर में ही गुफकराल नामक स्थान से, गुफकराल कश्मीर में है, ये चिनाब नदी के किनारे, गुफकराल नामक स्थान से पाषाण मतलब पत्थर से बनी कुल्हाड़ी, खुरपी जो खुरचने की आती है, छेनी, कुदाली आदि मिले।
असम, छोटा नागपुर तथा उत्तर पूर्वी भारत के अनेक स्थानों पर बर्मा प्रणाली पर निर्मित शोल्डर्ड सेल्ट मिले हैं। शोल्डर्ड सेल्ट मिले हैं। इलाहाबाद और मिर्जापुर जिलों में हथौड़े, छेनी, कुल्हाड़ी आदि औजार मिले। अब इस संस्कृति की विशेषताएं हम देख लेते हैं। विशेषताएं सबसे पहले औजार किस तरह के प्राप्त हुए नवपाषाण काल में। नवपाषाण कालीन मानव के औजार काफी उन्नत थे। इस युग में मनुष्य ने अपने औजारों को रगड़ रगड़ कर चिकना और चमकदार बनाना शुरू कर दिया था। इन पर पॉलिश मिली है। इस युग के औजारों में कुल्हाड़ियां, चाकू, तीर, ओखली, मूसल, पीसने के औजार, स्क्रैपर, पॉइंटर, फैब्रिकेटर, पॉलीथिर पॉइंटर किसी चीज को भेदने के लिए, इस तरह से नुकीला कोई वस्तु थी, आगे से निकुली, पॉइंटर। पॉलीथिर, हैमर स्टोन आदि मिले हैं। ये तो हुए औजार। उसके बाद बात करें कृषि की। तो नवपाषाणकालीन मानव ने कृषि का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। प्रारंभ में वह स्वयं अपने हाथ से खेती किया करता था, परंतु कालांतर में वह हल के लिए बैलों व घोड़ों का प्रयोग करने लग गया था। इस युग में गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, कपास, धान आदि की खेती की जाती थी। देखिए चना नहीं दिया है इसमें और बाकी फसलें नहीं दी है, ध्यान रखिएगा इनको। गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, कपास, धान आदि की खेती की जा सकती है। हर चीज को ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन पूछ सकता है नवपाषाण काल में कौन कौन से अनाजों की खेती की जाती थी, लिखिए। तो 15 वर्ड्स के आंसर में आपसे पूछ सकता है कि किन्हीं 4 अनाजों के नाम लिखिए। तो इसमें ज्वार भी नहीं है, देखिए। तो गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, कपास, धान इनकी खेती की जाती है। उसके बाद तीसरी विशेषता बात करें हम पशुपालन की। इस युग में मनुष्य ने पशुपालन का व्यवसाय शुरू कर दिया था। इस युग में गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, घोड़ा आदि पशु पाले जाते थे। तो ये तो कॉमन हो गया, याद रहने में आसान रहेगी। गाय, बैल, भेड़, बकरी, भैंस, कुत्ता, घोड़ा, कुछ भी इसने नहीं छोड़ा है, ठीक है। तो इनको ध्यान रखिएगा। अगला है उद्योग धंधे एवं व्यापार। उद्योग धंधे एवं व्यापार। नवपाषाण काल में बढ़ई, कुम्हार, बुनकर जो कपड़े बुनते हैं, रंगरेज जो कपड़े रंगते हैं, रंगाई का काम करते हैं, आदि के व्यवसाय प्रारंभ हो गए थे। कुम्हार हाथ से मिट्टी के बर्तन बनाता था। कुछ विद्वानों के अनुसार चाक की सहायता से भी कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता था। इस युग में मनुष्य ने वस्त्र निर्माण करना भी सीख लिया था। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस काल में कपास की खेती शुरू हो गई थी और संभवतः मनुष्य ने सूती धागों से कपड़ा बनाने की कला भी सीख ली होगी। संभवतः पेड़ पौधों के द्रवों, जो पेड़ पौधों से लिक्विड निकलते हैं जैसे रबर वगैरह, गोंद वगैरह, तथा धातु रसों की सहायता से मनुष्य ने वस्त्रों को रंगना भी सीख लिया था। इस युग में व्यापार की भी शुरुआत हुई। एक गांव में रहने वाले लोग अपनी वस्तुओं का परस्पर विनिमय करने लगे। बढ़ई या कुम्हार अपने शिल्प द्वारा तैयार की गई वस्तुओं के बदले में किसानों से अनाज प्राप्त करता था। आसपास के गांव भी आपस में व्यापार करते थे। तो ये देखिए नवपाषाण कालीन संस्कृति की विशेषता है। पाषाण काल को 3 भागों में इसने बांटा। नवपाषाण काल में खेती करना भी सीख गए, व्यापार करना भी सीख गए, जानवरों को पालना भी सीख गए। अगला आता है अग्नि का प्रयोग।
तो नवपाषाण काल में मानव ने पत्थर या लकड़ी की रगड़ से अग्नि पैदा करने और उससे आग जलाना सीख लिया था। अग्नि की सहायता से वो अपना भोजन पकाने लगा। अग्नि की सहायता से मनुष्य शीतकाल में गर्मी उत्पन्न करता और अंधकार में उसे जलाकर हिंसक पशुओं को भगाता था। अतः अग्नि के आविष्कार से नवपाषाणकालीन मानव के जीवन को और भी अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बना दिया अग्नि के आविष्कार ने। भोजन की बात करें अगली विशेषता, नवपाषाण काल के लोग फल फूल, मांस, अन्न, दूध, घी, दही। अब देखिए, जब गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी आदि पालेगा तो दूध, दही तो आराम से निश्चित रूप से उपयोग करने लग गया होगा आदि का सेवन करने लग गया। उनके पेय पदार्थों में दूध प्रमुख था। दूध के अलावा ताड़ी और अन्य पेड़ पौधों के रस भी उनके, ताड़ी मतलब नारियल का जो पानी होता है वो, ताड़ के पेड़ से नारियल और अन्य पेड़ पौधों के रस भी उनके पेय पदार्थों में शामिल थे। निवास की बात करें, तो इस युग के मनुष्य ने नदी तट और पहाड़ियों की समतल पीठ पर अपने मकान बनाने का प्रयास किया। मकान लकड़ी के लट्ठों, नरकुल, घास फूस, पत्थर के टुकड़ों और मिट्टी की सहायता से बनाए जाते थे। लट्ठों, जो बांस के लट्ठे होते हैं, नरकुल, घास फूस, पत्थर के टुकड़ों और मिट्टी की सहायता से। ये मकान झुंडों में बनते थे जो मानव की सामाजिकता और संगठनात्मक प्रवृत्ति के परिचय थे। यही मनुष्य के सामूहिक जीवन की शुरुआत थी। इस प्रकार ग्राम का प्रादुर्भाव हुआ नवपाषाण काल में। मिट्टी के बर्तन, इस युग में मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का बहुत विकास हुआ। पहले बर्तन हाथ की सहायता से बनाए जाते थे, अब कुम्हार चाक की सहायता से, चाक जो घूमता है ना, गोल गोल पहिया जिसपे कुम्हार बर्तन बनाता है, वो चाक की सहायता से सुंदर और सुडौल बर्तन बनाने लगा। इन बर्तनों को आग में पकाकर उन्हें मजबूत बनाया जाता था। बर्तनों पर अलंकरण भी किया जाता था तो देखिए विशेषताएं, औजार, कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे, अग्नि, भोजन, निवास। ठीक है, उसके बाद आता है समुदाय, मतलब गांव का भी विकास, प्रादुर्भाव इसी में हुआ था, समूह में रहने लगा था, संगठन में। समुदाय, जातियां, वर्ग, जातियां या वर्ग। नवपाषाण काल तक आते आते भारत में मनुष्य अनेक समुदायों, जातियों एवं वर्गों में विभाजित हो गया। अलग अलग स्थानों में रहने वाले समूहों के अलग अलग समुदाय बन गए। उनके रहन सहन के तरीके और रीति रिवाज भी अलग अलग थे। इससे जाति प्रथा का प्रादुर्भाव हुआ। अलग अलग व्यवसाय के आधार पर अन्य अलग अलग वर्ग और जातियां बनने लगी। अगला है पारिवारिक जीवन। प्रारंभ में परिवार में स्त्रियों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण रही, परंतु बाद में कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। लोग बड़े परिवारों में रहते थे। विद्वानों के अनुसार इस युग में मातृसत्तात्मक परिवार प्रथा का प्रचलन रहा होगा। मातृसत्तात्मक परिवार में सबसे अधिक अनुभवी और शक्तिशाली पुरुष परिवार का मुखिया होता था। उसके बाद आता है धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन, इस युग में मनुष्य में धर्म, अंधविश्वास तथा अनुष्ठान की भावनाओं का बीजारोपण हो गया था। मनुष्य भौतिक पदार्थों में एक प्रकार की जीवन शक्ति का अनुभव करने लग गया था। इस युग के लोग मातृशक्ति या मातृ देवता की पूजा करते थे और संभवतः इस युग में लिंग पूजा का भी प्रचलन था। लिंग पूजा, लिंग पूजा का भी प्रचलन था। इस युग में मनुष्य शवों को जलाता भी था और दफनाता भी था। पूर्व पाषाण काल में देखिए, वो दाह संस्कार नहीं करता था, जलाता भी नहीं था, गाड़ता भी नहीं था, केवल छोड़ देता था खुले में।
शवों के साथ मनुष्य के हथियार, औजार आदि भी रखे जाते थे। अब ये औजार हथियार रखे जाते थे, इससे ये पता लगता था कि वो इस लौकिक जीवन के अलावा पारलौकिक जीवन में भी विश्वास करता था। सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता की प्रगति। सभ्यता की प्रगति। इस युग में समाज, ग्राम अथवा बस्ती का प्रादुर्भाव हुआ। अब मनुष्य ने जीवन के समस्त कार्यों को आपस में बांट लिया। इस प्रकार कृषिकार, कुंभकार, अस्थिकार, जुलाहा, रंगरेज आदि व्यवसायियों का उदय हुआ। मनुष्य में संपत्ति की भावना भी उत्पन्न हुई। इसी के साथ अमीरी और गरीबी की भावना भी आई। अंतिम विशेषता है भाषा और कला। इस युग में विभिन्न जातियों और समुदायों की बोलियां बनने लगी। इस युग में मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का विकास हुआ। शिलाओं तथा पर्वतों की कंदराओं की दीवारों पर आखिर तथा नृत्य के दृश्य चित्रित हैं, जिनसे उनकी कलात्मक क्षमता का बोध होता है। तो देखिए विशेषताएं: कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे, अग्नि, भोजन, निवास, उसके अलावा धार्मिक जीवन, समुदाय, जातियां और वर्ग, पारिवारिक जीवन, सभ्यता की प्रगति और भाषा और कला का विकास। ये और ये औजार, ये नवपाषाणकालीन संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब हम हड़प्पा सभ्यता के कुछ सामान्य प्रश्न देख लेते हैं, छोटे छोटे, फिर अगले वीडियो में इसमें एक बड़ा प्रश्न देखेंगे। जैसे हम देख लेते हैं कि चनुदड़ो क्यों प्रसिद्ध था। चनुदड़ो 3 वर्ड्स के आंसर में पूछ सकता है। चनुदड़ो क्यों प्रसिद्ध था? तो मन का, जो मनके होते हैं, मनकों का निर्माण, तो यहाँ पर मनकों के निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो मनकों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। मनके बनाने का कारखाना यहाँ पर था, ऐसे साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता की खोज करने वाले विद्वानों के नाम लिखिए। तो पूछ सकता है, निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स, हड़प्पा सभ्यता की खोज करने वाले किन्हीं 4 विद्वानों के नाम लिखिए। इस तरह से कुछ भी पूछ सकता है। राखलदास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी भी कई जगह लिखा रहता है। राखलदास बनर्जी। अर्नेस्ट मैके, कई जगह केवल मैके लिखा रहता है। अर्नेस्ट मैके। एन.जी. मजूमदार, और सर आर.एल. स्टीन, पिगेट और व्हीलर। इस तरह से ये विद्वान थे जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की दिशा में कार्य किया। दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स, राखलदास बनर्जी, अर्नेस्ट मैके, एन.जी. मजूमदार, सर आर.एल. स्टीन, पिगेट और व्हीलर। और भी हैं, लेकिन ये प्रमुख रूप से उल्लेखित है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मोहरों या सीलों, उन सीलों से या मोहरों से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो एक तो सैंधव लोगों के धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है, उनकी लेखन कला तथा चित्रकला के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध, जो पाकिस्तान में है, सिंध, इस सिंध प्रांत है, ये राज्य है पाकिस्तान में। वहाँ का लरकाना जिला है, जैसे हमारे राजस्थान प्रांत है वहाँ पर जयपुर जिला है, ऐसे लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। जैसे इस तरह से अगर ये भारत का नक्शा हम देखें, इस तरह से, तो ये सिंधु नदी यहाँ से निकल करके और ऐसे जाती है, ठीक है। तो ये सिंध प्रांत, अगर ये सिंध प्रांत है पूरा, इसको सिंध प्रांत माने, तो ये सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर इस साइड स्थित है। ये सिंधु नदी यहाँ से बह रही है, इधर से बहती हुई है,
ये इधर जा रही है, नीचे यहाँ पर मिल रही है। तो ये यहाँ पर दाहिने किनारे पर स्थित है, ये मोहनजोदड़ो लरकाना जिले में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।